नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रदेश में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान चलाया जा रहा है। जिसे लेकर सरकार के द्वारा प्रदेश की पंचायत में शिविर लगाए जा रहे हैं। तो वहीं इसी के साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी राजनीतिक दल मैदान में उतर गए हैं और तैयारी कर रहे हैं। अब पार्टी के नेताओं ने पार्टी के सामने अपनी दावेदारी पेश करना भी शुरू कर दिया है। इसी को लेकर साथ ही कई विषयों को लेकर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने जनता टीवी से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। प्रदेश सरकार के द्वारा जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान चलाया जा रहा है और इसी में के साथ ही कई लोग उसमें लाभान्वित भी हो रहे हैं। इसी के साथ ही 2027 को लेकर के भी अब राजनीतिक दल खुलकर मैदान में उतर चुके हैं, लगातार अपनी तैयारियां कर रहे हैं। इसी के साथ ही प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम जो सरकार का चल रहा है, इसका फिलहाल क्या फीडबैक है? कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कितने लोग लाभान्वित हुए हैं? किस तरीके से इस पूरे अभियान को आप देख रहे हैं? देखिए, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और वो हमेशा आम जनता को किस तरह से राज्य की जो सरकार है, केंद्र की जो सरकार है, उनकी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके और आम व्यक्ति, क्योंकि हमारा जो राज्य है पहाड़ी राज्य है और कहीं न कहीं जनपद मुख्यालय या तहसील मुख्यालय जहां पर आम नागरिकों के छोटे मोटे जो काम होते हैं उनके लिए जाना होता है और पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन की सुविधाओं में भी दिक्कत होती है और लंबा सफ़र होने के कारण आम जो गरीब व्यक्ति हैं उनका छोटे मोटे कामों के लिए आने जाने में ही बहुत अत्यधिक पैसा भी खर्च हो जाता है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर बड़ी गंभीरता के साथ विचार किया कि हमारे जो प्रदेश की जनता है, जो हमारी बहुत ही गरीब और गांव में बसर कर रहे लोग हैं, उनकी जो समस्या, छोटी छोटी समस्याएं हैं, चाहे उनके प्रमाण पत्र बनाने की बात हो, वृद्धा विधवा आदि जो पेंशन के कागजात बनते हैं उनकी बात हो, ऐसे कैसे हम उनके घर में जाकर के उनके इन छोटे छोटे कामों का समाधान, उनकी समस्याओं का समाधान उनके घर में जाकर कर सकें, इसको लेकर बहुत गंभीरतापूर्वक आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा विचार विमर्श किया गया और उनके द्वारा जन जन के द्वार जन जन की सरकार करके ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम और बहुत ही इसका परिणामदायक कार्यक्रम है और इसको चलाया गया और लगभग अभी तक इसके 381 शिविर पूरे प्रदेश के अंदर न्याय पंचायत स्तर पर लग चुके हैं, जिनमें करीब अभी तक 3 लाख लगभग 3.25 लाख के आसपास लोगों ने इसमें अभी तक प्रतिभाग किया है। उसमें करीब करीब 31,288 तो शिकायतें प्राप्त हुई, जिनका वहीं पर शिविर में ही लगभग 22,000 के समस्याओं का वहीं पर तत्काल प्रभाव से समाधान भी किया गया। इसी प्रकार से केंद्र की और जो हमारी प्रदेश की सरकार है उसकी जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं आम जनों को लाभ पहुंचाने के लिए, उसके करीब करीब 16,900 1,67,900 लोगों को इसका लाभ पहुंचाया गया और उनको वहीं जनता के द्वार जाकर के उनकी जो योजनाएं, जो उसका लाभ, जो लाभार्थी हैं उनको वहीं पर उसका लाभ देने की प्रयास किया गया है। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो जन जन की सरकार जन जन के द्वार जो कार्यक्रम चलाया गया है, ये उत्तराखंड राज्य के आम नागरिक के लिए एक बहुत ही लाभकारी योजना है और इसके माध्यम से
लाखों लोगों को डायरेक्ट इसका सीधा लाभ मिल रहा है। घर में जाकर के ही उनके कार्यों, शिकायतों, कार्यों और जो उनकी आवश्यकताएं जो उनको जिला मुख्यालय में या तहसील मुख्यालय में जाना पड़ता, वो उनके घर में उनका समाधान हो रहा है। तो निश्चित रूप से हम इस कार्य के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करते हैं और ये कार्यक्रम आगे भी अनंत रूप से चलता रहे, इसको लेकर के हम सबका प्रयास रहेगा। प्रदेश में जो बीते कई दिनों से या कहें तो एक महीने से जो मामला चला अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उसमें सीबीआई जांच की संस्तुति भी कर दी, जो प्रदेशवासी मांग कर रहे थे कि सीबीआई जांच उसमें होनी चाहिए। अब विपक्षी दल या हो या कई सामाजिक संगठनों का ये कहना है कि सीटिंग जज की निगरानी में सुप्रीम कोर्ट के हो, और अभी भी कुछ लोग इससे असंतुष्ट नजर आ रहे हैं और विपक्ष का ये कहना है कि सरकार जो लोग इसमें शामिल हुए हैं उससे इसको भटकाना चाह रही है। इस पर आप क्या कुछ कहें? देखिए, अंकिता हमारे उत्तराखंड की बेटी है, हम सबकी बेटी है। उस बेटी के हत्यारों को और उस हत्या में जो भी लोग शामिल रहे हों, उसको हर व्यक्ति को सज़ा मिले और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, इसको लेकर के हमारी सरकार के द्वारा लगातार बहुत कड़ाई के साथ इस पालन करते हुए उनको, जो उनके हत्यारे हैं, उनको उम्र कैद की सज़ा दिलाने का काम किया गया। इसके साथ ही जिस प्रकार से जो जन भावनाएं थी उसके अनुसार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सीबीआई जांच की भी संस्तुति की गई है। लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए बेटी अंकिता एक राजनीतिक हथियार की तरह वो हमेशा उसका प्रयोग करते रहे हैं। उन्होंने उस प्रकरण पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश की है और उनके द्वारा जिस प्रकार से भी षड्यंत्र भी रचे गए और भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने की भी कोशिश की गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता अंकिता बेटी को न्याय मिले, अंकिता के हथियारों को देश के संविधान के अनुसार जो सबसे बड़ी सज़ा हो सकती है वो सज़ा मिले, इसको लेकर के लगातार डे वन से हमारी सरकार ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। लेकिन कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। उत्तराखंड की जनता बहुत अच्छी तरह से समझती भी है, देख भी रही है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के द्वारा, विपक्ष के द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया और उनका अंकिता हत्याकांड से सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने की उनकी कोशिश है, जो कभी उत्तराखंड की जनता उनको देने वाली नहीं है और उत्तराखंड बहुत समझदार 2027 में इसका माकूल जवाब भी उनको देने वाली है। अच्छा, अभी काशीपुर में जो किसान ने आत्महत्या की उसका मामला भी काफ़ी तूल पकड़ रहा है और उसमें भी कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। पुलिस प्रशासन पर सीधे सीधे आरोप जो है किसान ने जिसने आत्महत्या की लगाई, जिसके बाद प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे मामले में भी अब इस मामले में भी सीबीआई जाँच की मांग जो है वो हो रही है। देखिए, अपराधी कोई भी हो और उस घटना के लिए चाहे कोई भी जिम्मेदार हो, उसको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा और दोषी कौन है इसको लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल प्रभाव से उसके मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए। प्रथम दृष्टया वहाँ की जो कोतवाल, उस पूरी जो चौकी थी उसको निलंबित किया गया और जांच किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो, उन सभी का वहाँ से, उन पुलिस अधिकारियों का, पुलिस कर्मचारियों को वहाँ से स्थानांतरण भी कर दिया गया है। और इसके साथ ही वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी टीम का भी गठन कर दिया गया है, जिसकी जांच शुरू हो गई है। इसलिए मुझे लगता है दोषी कोई भी हो, चाहे कहीं का भी हो, उसको लेकर के किसी प्रकार का संशय मुझे तक किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में चाहे अपराधी कोई भी हो, इसको किसी भी शर्त में बख्शा नहीं जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और इसमें भी अगर जो भी सामने आएगा जांच में, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन विपक्ष मुद्दाविहीन हो गया है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं रह गए हैं और उत्तराखंड राज्य की छवि जो लगातार
आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में निखर रही है और देश के अंदर एक हर क्षेत्र में राज्य अग्रणी राज्य बन रहा है, वो चीज़ मुझे लगता है कांग्रेस वालों को, कांग्रेस के नेताओं को नागवार गुजर रही है। इसलिए प्रदेश की छवि को खराब करने के लिए और कानून व्यवस्था का हवाला दे करके कहीं ना कहीं वो सरकार की छवि को खराब करने की वो कोशिश कर रहे हैं और सीबीआई जांच की बात करते हैं। वही कांग्रेस पार्टी जो कभी सीबीआई को बीजेपी का तोता कह के कहती है और वही वो सीबीआई जांच की बात करती है। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के लोगों को, कांग्रेस पार्टी को प्रदेश की जो एजेंसियां हैं उन पर मुझे लगता है कोई विश्वास नहीं रह गया है, इसलिए इस तरह की बातें करते थे। और प्रदेश सरकार के द्वारा चाहे कितना बड़ा कोई अपराधी रहा हो, किसी भी दल का रहा हो, कहीं का भी रहा हो, हर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उनको जेल के सलाखों में डालने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के सरकार के द्वारा ये काम किए गए हैं। इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के लोगों को अपनी सरकारी जो उत्तराखंड सरकार की एजेंसी है उन पर विश्वास करना चाहिए और अनावश्यक रूप से जनता को भ्रमित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आप भी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार क्षेत्र में हैं। कौन सी ऐसी सीट है जहां पर आप तैयारी कर रहे हैं, जिस सीट से आप चुनाव लड़ना 2027 में चाहते हैं? देखिए, मैं उत्तरकाशी जिले का रहने वाला हूं और हमारा जीवन पहाड़ में हमेशा व्यतीत किया है। मैंने पढ़ाई वहीं से की है, मैंने सब वहीं का मैं रहने वाला हूं और मैं पिछले 2012 से लेकर के लगातार यमुनोत्री विधानसभा मेरी है। उस विधानसभा से मैंने पार्टी के प्रत्याशी के रूप में कि मुझे उम्मीदवार बनाया जाए, इसको लेकर के भी मैंने लगातार पार्टी स्तर पर काम किया है और वहाँ पर जनता से जुड़ने का भी मैंने हर स्तर पर काम करने की मैंने कोशिश की है। जनता की समस्याओं को जहां तक मेरे से जो हो सकता है उस काम को मैंने करने की कोशिश की है। यमुनोत्री विधानसभा में मैं अपने पार्टी के सामने अपनी दावेदारी 2012 में भी प्रस्तुत की, 2017 में भी प्रस्तुत की, 22 में भी प्रस्तुत की। मुझे लगता है 2027 में पार्टी अच्छा निर्णय लेगी और मुझे पार्टी प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवार बनाएगी, तो मैं यमुनोत्री विधानसभा से अपनी तैयारियाँ कर रहा हूँ। सर, लेकिन देखा जाए अभी जो लोकसभा चुनाव हुए और निकाय चुनाव हुए उसमें कई लोग जो है जो अन्य दलों से छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और जो कई पदों पर भी रहे, तो क्या उन्हें कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं जो अब आपके दल में दूसरे दलों को छोड़कर शामिल हुए? यमुनोत्री विधानसभा से भी कई लोग शामिल हुए, तो उन्हें आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं कि 2027 में टिकट को लेकर? देखिए, हम अपनी पार्टी के कर्मठ सिपाही हैं और पार्टी के प्रति अपना विश्वास हमेशा रखते हैं। पार्टी जो निर्णय करती है उस पर ही हम विश्वास करते हैं और मुझे लगता है क्योंकि इतने वर्षों 20-25 साल की अपनी राजनीतिक यात्रा है, हमेशा संगठन के लिए समर्पित होकर काम किया है, निश्चित रूप से पार्टी अच्छा विचार करेगी और मुझे यमुनोत्री विधानसभा से उम्मीदवार अगर पार्टी बनाती है तो निश्चित रूप से हम पार्टी को एक अच्छा रिजल्ट देने का भी कोशिश करेंगे। तो क्या केवल यमुनोत्री से ही तैयारी चल रही है या फिर आसपास की कोई अन्य सीट भी उत्तरकाशी जनपद की, उस पर भी आप ताल ठोक रहे हैं? नहीं, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, यमुनोत्री मेरा मूल है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। यमुनोत्री जहाँ का, राजनीति में ऐसा होना भी चाहिए कि जहाँ का जो रहने वाला है वहीं पर मेरा अधिकार है। यमुनोत्री विधानसभा का मैं रहने वाला हूं तो मेरा अधिकार यमुनोत्री विधानसभा पर है। पार्टी के लिए मैं समर्पित होकर कार्य कर भी रहा हूं और मेरे यमुनोत्री विधानसभा के एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता के साथ जो मेरा जुड़ाव है, इसलिए मेरा अधिकार यमुनोत्री विधानसभा में ही दावेदारी का है और मैं यमुनोत्री विधानसभा ही दावेदार का। और मुझे लगता है कि पार्टी भी अपने जहाँ जो व्यक्ति रहते हैं वहीं पर उनको आगे बढ़ाने का काम करती है और निश्चित रूप से यमुनोत्री विधानसभा में रहना हो तो यमुनोत्री के लोगों को ही वहाँ पर टिकट भारतीय जनता पार्टी देगी। अच्छा, एक अब और चीज़ भी देखी जाए, बीते कुछ समय से लगातार भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासन के लिए जानी जाती है और वो अनुशासन की डोर कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ रही है। चाहे वो विधायक खजान दास ने भी कहा कि अनुशासन बना रहना चाहिए, गदरपुर के विधायक और अरविंद पांडे लगातार अभी उन्होंने किसान की आत्महत्या में भी और लगातार वो अपनी सरकार पर ही सवाल खड़े करते हैं। अंकिता वाले मामले में भी इस तरीके की चीज़ें देखी गई। तो क्या अनुशासन की जो डोर है भारतीय जनता पार्टी में बीते कुछ समय से टूटती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरीके की तमाम गतिविधियाँ आ रही है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही अनुशासित पार्टी है
और हर छोटे से लेकर के चाहे कितना बड़ा पदाधिकारी हो उससे अनुशासन में रहने की अपेक्षा करती है। और किसी प्रकार से कोई अगर किसी को कोई समस्या है, पार्टी संगठन स्तर पे समस्या है या सरकार स्तर पे समस्या है, तो निश्चित रूप से उसको एक उनके पास हमारा एक संगठन का प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रख सकते हैं। और इस तरह की कोई भी बात अगर कोई कार्यकर्ता या पदाधिकारी या कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की अगर बयानबाजी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पार्टी नेतृत्व उसका संज्ञान लेता है और समय आने पर उस पर विचार भी किया जाता है। अच्छा, प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी काफ़ी चर्चाएं रहती है और जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं तब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं होती है। कई बार प्रदेश अध्यक्ष भी कह चुके हैं कि बस एक कदम है फिर मंत्रिमंडल। तो क्या लग रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा या फिर अभी और समय इसमें लग सकता है? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो मंत्रिमंडल है वो प्रदेश के विकास के लिए दिन रात कार्य कर रहा है और प्रदेश उनके नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हम विकास की दृष्टि से देखें चाहे किसी भी क्षेत्र में देखें, उत्तराखंड राज्य आज देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है मंत्रिमंडल के हमारे राज्य में कुछ पद खाली हैं, लेकिन वो विचार केंद्रीय नेतृत्व और आदरणीय मुख्यमंत्री समय आने पे करेंगे, लेकिन इससे किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ने वाला, क्योंकि हमें आम जनता के बीच में हमारी सरकार काम कर रही है, आम जनता की समस्याओं को सुन रही है, जन जन के द्वार जन जन के सरकार के तहत सरकार काम कर रही है, इसलिए इसका बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अच्छा है अगर मंत्रिमंडल विस्तार भी करते हैं तो, लेकिन ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व और आदरणीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार, तो उस पर विचार कर रहे होंगे। अच्छा, 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है? 2027 के विधानसभा चुनाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर के विशेष रूप से कोई अलग से तैयारी नहीं करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 हमेशा जनता के बीच में बनी रहती है और जनता की सेवा के कामों को आगे बढ़ाती रहती है। और वही हमारा पार्टी का विचार भी है कि आम व्यक्ति के बीच में हम कैसे हमारे कार्यकर्ता रहे, उनको कैसे अपनी पार्टी से जोड़ें, इसको लेकर के लगातार काम चलता रहता है। लेकिन अलग से भी, क्योंकि 2027 का चुनाव है, हैट्रिक लगना भी तय है आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, और इसको लेकर के संगठन स्तर पे विभिन्न प्रकार की हमारे जो कार्यक्रम आगे आयोजित होने वाले हैं। अभी तो कई कार्यक्रम उसकी चुनाव की दृष्टि से बनने वाले हैं। अभी जब भी उसके कार्यक्रम की योजना बनाई जाएगी उसको बताया जाएगा। कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है इस बार 45+ सीटें लाने का। आपका क्या दावा है भारतीय जनता पार्टी का? कितनी सीटें, क्या कुछ आंकड़ा अभी लगाया है कि क्या दावा है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास वर्तमान में हमारे 47 अपने विधायक 2022 में जीत कर आए थे और ये तय है कि हम 2022 में जो हमारे 47 विधायक जीते उससे कई अधिक हम और जीतने वाले हैं। इसलिए ये तय है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। कांग्रेस में दिन में जो सपने देख रही है वो मुझे लगता है उनको पहले उत्तराखंड की जनता के बीच में जाना चाहिए। उत्तराखंड की जनता क्या चाहती, विचार तो उत्तराखंड की जनता ने करना है, लेकिन जिस तरह से षड्यंत्र और जिस तरह से द्वंद्व कांग्रेस पार्टी में चल रहा है, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के पास नेताओं का तो टोटा पड़ ही गया है, उनके पास कार्यकर्ता भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए वो अगर 2027 में 45+ की सीट जो बात कर रहे हैं तो दिन में वो सपने देख रहे हैं। तो ये हमारे साथ उत्तराखंड भाजपा के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान जी, और साफ तौर पर सभी विषयों को लेकर इनसे बात की, चाहे वो जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम हो या 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए यमुनोत्री से तैयारी कर रहे हैं उसको लेकर के भी बात की, और इसी के साथ ही 2027 में क्या कुछ तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की है उसको लेकर के भी चर्चा की। तो अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं अरुण सैनी, जनता टीवी देहरादून। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल लौटेंगे। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दफा, रोग दफा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? अरे पेट सफा और रोग दफा एक ही जगह।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी और इसी बीच रुक करेंगे देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से, ये बड़ी अपडेट सामने। उत्तराखंड में यूसीसी को 1 साल पूरा होने जा रहा है। यूसीसी लागू होने के बाद 4,74,000 से ज्यादा विवाह पंजीकरण किए गए। ऑनलाइन प्रक्रिया से रजिस्ट्रेशन आसान हुआ। घर बैठे आवेदन और वीडियो वेरिफिकेशन की सुविधा है। वहीं औसतन 5 दिन में विवाह प्रमाण पत्र मिल रहा है। महिलाओं के अधिकारों को मजबूती मिली है। यूसीसी से उत्तराखंड मॉडल राज्य बना है। उत्तराखंड में यूसीसी को 1 साल पूरा होने जा रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी। यूसीसी लागू होने के बाद 4,74,000 से ज्यादा विवाह पंजीकृत हुए। ऑनलाइन प्रक्रिया से रजिस्ट्रेशन आसान हुआ। घर बैठे आवेदन और वीडियो वेरिफिकेशन की सुविधा दी जा रही है। औसतन 5 दिन में विवाह प्रमाण पत्र भी मिल रहा है। गृह मंत्री के प्रस्तावित हरिद्वार दौरे से पहले पुलिस हाई अलर्ट पर है। वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए होटल, धर्मशाला और संवेदनशील स्थानों पर सघन चेकिंग जारी है। देर रात एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने वर्चुअल बैठक कर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। और रुक करेंगे देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, दून मेडिकल कॉलेज में रैगिंग पर बड़ी कार्रवाई की गई है। रैगिंग के दोषी 9 एमबीबीएस सीनियर छात्र निष्कासित कर दिए गए। कॉलेज और हॉस्टल से सभी 9 छात्रों को बाहर कर दिया गया है। 2 आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 7 छात्रों को 1 माह कॉलेज और 3 माह हॉस्टल से निष्कासित किया गया है। एंटी रैगिंग कमेटी की जांच के बाद ये आदेश जारी किए गए हैं। 12 जनवरी रात जूनियर छात्रों से रैगिंग की गई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।